तो दोस्तों आज की जिन दो खबरों को लेकर हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो सीधे सीधे भारत से जुड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात भारत के डिफेंस सेक्टर की रीढ़ की हड्डी मानी जा सकती है ये खबर। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो भारत से तो जुड़ी हुई नहीं है, रशिया की खबर है, लेकिन भारत के लिए भी इसके निराकरण अपने लिए ढूंढना इस समय अति आवश्यक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं किस तरह की खबर निकल कर आ रही है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लीजिए रशिया और यूक्रेन को लेकर। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर को शांत कराने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है ट्रम्प के द्वारा, लेकिन वहीं पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रम्प को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने के विचार से यूरोपियन देश लगातार यूक्रेन को भड़काए जा रहे हैं। इसी बीच खबर निकलकर ऐसी कुछ आती है कि यूक्रेन द्वारा एक बहुत ही जोरदार हमला रशिया के ऊपर किया गया है और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ा, इसमें जो टारगेट था वो था रशिया के Tu-160 बॉम्बर्स, जो कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए रशिया के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। इसी वजह से बताया जा रहा है कि जहां पर युद्ध एक्चुअली हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, उससे 700 किलोमीटर अंदर रशिया की तरफ एक एयरबेस के ऊपर ड्रोन्स के जरिए अटैक किया जाता है और इस हमले की चपेट में आता है एंगेल्स स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स एयरबेस, जो कि मैंने आपको बताया कि युद्ध क्षेत्र से 700 किलोमीटर अंदर रशिया की तरफ है। इसके बाद बताया जाता है कि यहाँ पर भीषण विस्फोट होता है। कई तरह के अलग अलग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं, फोटोज निकलकर सामने आती है। हालांकि बहुत सारियों की तो पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो हमला था ये काफी खतरनाक था। बताया जा रहा है कि यह हमला इतना खतरनाक था कि एयरबेस के साथ साथ आजू बाजू में जो इमारतें वगैरह थी उन्हें भी भीषण नुकसान हुआ है। इसी बीच रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि रशियन क्षेत्र से 132 की संख्या में यूक्रेनियन ड्रोन्स को मारकर गिरा दिया गया है अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स के माध्यम से। अब मैं आपको बता दूं कि इस हमले के बाद ये जो एंगेल्स एयरबेस है ये डिसफंक्शनल हो चुका है और यहाँ से उड़ानें नहीं भरी जा पा रही हैं। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही बड़ा अटैक था। इसमें रूसी बॉम्बर्स को किस लेवल पर क्षति पहुंची है इसको लेकर क्लैरिटी आनी अभी तक बाकी है, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि ये प्रोवोकेशन की लिमिट पार हो चुकी है। जहां पर सीज फायर की बातें एक तरफ की जा रही तो वहीं पर इस तरह की गतिविधियां करना उसी दौरान ये उस बात की पुष्टि करती है जो कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जेलेंस्की के सामने उस बहस के दौरान व्हाइट हाउस में कही गई थी कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं बिलियंस ऑफ पीपल्स की जानों को लेकर, क्योंकि इस तरह से आप वर्ल्ड वॉर 3 को भड़का सकते हैं जिसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये एमका के इंजन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन को तैयार करना है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जहां पर एमका को लेकर रोड मैप तैयार किया गया था। उसमें भी इस बात का जिक्र था कि इस इंजन का डेवलपमेंट पैरेलली एमका के साथ करना है और एमका जब मास प्रोडक्शन में उतरेगा उसी दौरान ये इंजन भी मास प्रोडक्शन में उतर जाना चाहिए, ताकि टोटल 7 स्क्वाड्रन में से कम 2 स्क्वाड्रन में तो हम लोग अमेरिका के F414 इंजन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद बची हुई 5 स्क्वाड्रन से हम लोग हमारे स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल कर पाए। ये मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य बताया जा रहा है। इसके लिए अलग से फंड वगैरह की बात की जाए तो उसके लिए भी बताया जा रहा है कि 4 से लेकर $5 बिलियन के आसपास का फंड भी आवंटित किया जा सकता है एंड सारी कुछ तैयारियां हमारी लगातार चल रही है। 4 पार्टनर्स भी हमारे पास हैं, अमेरिका, रशिया या फिर यूके, फ्रांस। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आई है कि भारतीय वायुसेना यहाँ पर चाहती है कि पीएमओ डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले और इसके ऊपर संपूर्ण निगरानी रखे। ये बिल्कुल वैसे ही करने के लिए कहा जा रहा है जैसा कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में INS ध्रुव को तैयार करवाया था। वो भी सीधे पीएमओ के अंडर आता था और सारी कुछ रिपोर्टिंग वगैरह, उसकी वर्क प्रोसेसिंग वगैरह और साथ ही उसके लिए जरूरी फंड वगैरह वहीं से आवंटित किया जाता था। तो इस तरह से किसी प्रोजेक्ट को जब तैयार किया जाता है तो ये न केवल सुपर फास्ट हो जाता है बल्कि किसी भी तरह की समस्याएं बीच में नहीं आती। और भारतीय वायुसेना भी एक्चुअली यही चाहती है कि इंजन डेवलपमेंट जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है उसे पीएमओ खुद ऑपरेट करे, खुद देखे, खुद अपनी निगरानी में आगे बढ़ाए, प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से ही इस डील को भी कंडक्ट करे जिससे बाद में किसी तरह के कोई व्यवधान नहीं आए। जैसा कि बताया एक व्यवधान तो फंड का हो सकता है तो वो भी ना आ पाए। जब भी फंड की आवश्यकता पड़े पीएमओ डायरेक्टली फंड आवंटित कर दे। पीएमओ अगर किसी तरह का कोई आदेश करता है तो संस्थाएं उसे हर हाल में मानती ही हैं, बाध्य हो जाती हैं। इसके अलावा चूंकि इसके अंदर विदेशी पार्टनर का भी महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है तो उनके ऊपर भी अगर किसी तरह का कोई दबाव बिल्डअप करवाना हो तो वो भी पीएमओ के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। जबकि अगर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन दबाव बनाने की कोशिश की जाती है तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
मान लीजिए कि फ्रांसीसी साफरान और जीटीआरई के बीच में ये डील हो जाती है। अब जीटीआरई को कोई परेशानी आती है और वो साफरान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करती है तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि पीएमओ यहाँ पर उतरा हुआ है और पीएमओ डायरेक्टली साफरान के ऊपर फ्रेंच गवर्नमेंट के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ इस डील के ऊपर जियोपॉलिटिक्स का भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए भी पीएमओ की उपस्थिति अनिवार्य और भारत के लिए सूटेबल हो सकती है, क्योंकि इंजन डेवलपमेंट और उसके प्रोडक्शन में जाने तक में कम से कम 2 बार विदेशों में सरकारें चेंज हो सकती है, इवन भारत के अंदर भी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत हो या फिर वो पार्टनर्स हो जिनके साथ हम लोग इस डील को कंडक्ट करेंगे, काफी कुछ पॉलिसीज में बदलाव आ सकते हैं। लेकिन पॉलिसीज में बदलाव आने के बाद भी डील पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए पीएमओ को हर हाल में इसमें शामिल होना चाहिए। और फंड पॉलिसीज वगैरह इनके अलावा जो सबसे बड़ी परेशानी आ सकती है जिसको पीएमओ ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकता है वो होगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही आईपीआर। यही 2 वो क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिनको लेकर अभी तक डील अटकी हुई है। कहीं यहाँ पर वादा खिलाफी टाइप की कोई चीजें ना हो पाए, इसके लिए भी पीएमओ का इस डील में होना अनिवार्य है, ऐसा भारतीय वायुसेना सोचती है। और इसी वजह से यह आग्रह किया जा रहा है कि पीएमओ अपने अंडर में ही इस काम को करवाए। अब आपका मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ इन दोनों खबरों के ऊपर, आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।